जब इनके ऊपर लाइट कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर बाहर से लाइट आकर के गिरती है तो कोई भी सब्सटेंस कलर क्यों शो करता है, सबसे पहले तो आपको ये सोचने वाली बात है। कोई भी मटेरियल है, ये तो कोलाइडल पार्टिकल की बात हो गई अलग, लेकिन अगर एक सरफेस है ये कलर्ड है, ये क्यों कलर शो करता है? विजिबल लाइट यहां पर आकर के गिर रही है इस पर। विजिबल लाइट में कोई एक रेडिएशन नहीं होता, पूरा विबग्योर होता है। इसमें वॉयलेट भी है, इंडिगो भी है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है, येलो भी है, ऑरेंज भी है, रेड भी है। रेड का अपना ये वेवलेंथ हो गया कुछ। जो वॉयलेट होता है उसका कंपैरेटिवली ज्यादा वेवलेंथ होता है, रेड का जो वेवलेंथ होता है ये कंपैरेटिवली कम होता है। तो अब अगर हम इन दोनों लाइट और इनके बीच में जितनी भी लाइट्स हैं इनको इकट्ठा करके, यहाँ व्हाइट लाइट अपने आप में कुछ नहीं होती बल्कि सारे के सारे रेडिएशन का मिक्सचर होती है। इन चारों पांचों का 6-7 लाइट का मिक्सचर है ये व्हाइट। तो इस मटेरियल की जहां पर आकर के ये इंसिडेंट होती है, गिरती है लाइट, इसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टी होती है। यहां ये कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है, बाकी जो बची हुई है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये जो रिफ्लेक्ट हो रही है ये हमें नजर आएगी। लाइट हमेशा वो नजर आती है जो ट्रांसमिटेड लाइट है। लाइट जो एब्जॉर्ब्ड वाली लाइट है वो नजर नहीं आती। जैसे आपने +1 में पढ़ा था, एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है। कोई मटेरियल है, अगर वो सारे इंसिडेंट रेडिएशन को जो भी आ रहा है उसको सबको एब्जॉर्ब 100% को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो कुछ भी ट्रांसमिट नहीं होगा, इसका कलर हमें कुछ नजर नहीं आएगा। जब कलर कुछ भी नजर नहीं आता तो साइंटिफिकली हम उसे क्या बोलते हैं कि ये ब्लैक है। और मैक्सिमम अगर ट्रांसमिशन होता है लाइट का, सारी की सारी रिफ्लेक्ट होके हमारी आंख तक पहुंच जाती है, तो वो वाइट नजर आता है। कुछ ना कुछ तो एब्जॉर्प्शन होता ही है, लेकिन हम कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली सारी लाइट हमारी आंख तक वापस पहुंच गई है, तब बोला जाएगा कि ये 100% रिफ्लेक्शन हो गया और वाइट फिर ये नजर आएगी। इसमें से कुछ एब्जॉर्ब हो गई, कुछ बाकी रिफ्लेक्ट हो गई। तो जो रिफ्लेक्ट हुई है उसकी रेडिएशन का वेवलेंथ हमें देखना पड़ेगा, वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, कौन से कलर के कॉरेस्पॉन्डिंग आ रही है, वही कलर हमें नजर आता है। ये तो बात हो गई कि कलर क्यों शो होता है। ये तो दुनिया में कोई भी चीज है कलर इन रीजन से शो करती है। जैसे हम पी ब्लॉक पढ़ते हैं, पी ब्लॉक में क्लोरीन मॉलिक्यूल जो होता है, फ्लोरीन जो होता है वो कलर शो करते हैं। आयोडीन जो होता है ये वॉयलेट कलर का होता है, ये येलो कलर का होता है। तो एब्जॉर्प्शन के कारण इसके अंदर थे। इसी तरह से जो पार्टिकल्स हैं हमारे पास, वो पार्टिकल एक पर्टिकुलर कलर शो कर सकते हैं। साइज एंड शेप पर इनके डिपेंड करता है कि इनके कलर क्या होंगे। कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड शेप ऑफ पार्टिकल। जैसे जैसे हम, अब पार्टिकल का साइज ठीक है, स्फेरिकल है, ये बड़ा साइज है, लेकिन थोड़ा बहुत वेरी भी कर सकता है। ये बिल्कुल परफेक्टली स्फेयर हो शेप इसकी, ऐसा नहीं है। कभी ये ओवल भी हो सकता है, कभी ये डिस्टॉर्टेड भी स्फेरिकल हो सकता है। तो जो कलर होता है वो सिर्फ इस बात पर सीधे सीधे डिपेंड करता है कि इन पार्टिकल के साइज क्या है, यानी कितना ज्यादा रेडिएशन का ये एब्जॉर्प्शन कर पाएंगे, और इनकी शेप क्या है। अलग अलग साइज एंड शेप होने की वजह से ये अलग अलग कलर शो करते हैं। एक कोलाइडल सॉल्यूशन में एक रेंज की साइज है, दूसरा डिफरेंट कोलाइडल सॉल्यूशन है उसमें अलग रेंज के पार्टिकल्स के साइज है, तो ये एब्जॉर्प्शन अलग अलग करेंगे। मान लो सपोज करते हैं कि ये 1 माइक्रोमीटर का कोई पार्टिकल है, इसका कोई एक कलर है, ये एब्जॉर्प्शन कर रहा है किसी एक रेडिएशन का,
और जो ट्रांसमिट हो रहा है वो येलो वाला ट्रांसमिट हो रहा है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर 10 माइक्रोमीटर का एक पार्टिकल ले लिया। इसमें एब्जॉर्प्शन अलग टाइप का हो रहा है, इसमें ब्लू की जगह कोई दूसरा ग्रीन वाला एब्जॉर्ब कर पा रहा है ये, और जो यहाँ रिफ्लेक्ट हो पा रहा है या ट्रांसमिट हो पा रहा है वो कोई डिफरेंट कलर, सपोज करते हैं ब्लू, ये रिफ्लेक्ट कर पा रहा है, तो ये रिफ्लेक्ट क्योंकि ब्लू हो रहा है तो ब्लू नजर आएगा। ये बात किस बात पर डिपेंड किया, कलर शो करना इस पार्टिकल के साइज पर डिपेंड किया, इसकी शेप पर डिपेंड किया। तो जब भी रीजन आएगा ये दो शब्द याद रखने हैं, साइज एंड शेप ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। तो कारण अगर कभी पूछा जाएगा तो आप बोलोगे क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल लाइट का एब्जॉर्प्शन करते हैं, ट्रांसमिटेड लाइट हमें नजर आती है, और ये एब्जॉर्प्शन साइज एंड शेप पर डिपेंड करता है कोलाइडल पार्टिकल की। कोलाइडल पार्टिकल अलग अलग साइज एंड शेप के होने की वजह से अलग अलग कलर शो करते हैं। बड़ा छोटा सा ये पार्ट है और बड़ा छोटा सा इसका एक्सप्लेनेशन है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जो गोल्ड पार्टिकल होते हैं, बहुत फाइन गोल्ड पार्टिकल होते हैं, बहुत छोटे, बहुत फाइनेस्ट गोल्ड, ये रेड कलर के नजर आते हैं जब हम इसे किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में लेते हैं। गोल्ड पार्टिकल का जब हम सॉल्यूशन बना लेते हैं, सॉलिड स्टेट की बात नहीं हो रही है गोल्ड की, तो ये रेड कलर के नजर आएंगे। जैसे जैसे हम इन पार्टिकल के साइजेस बढ़ाते चले जाते हैं, ऐसे ऐसे ये कलर में डेविएशन शो करते चले जाते हैं। जब साइज बड़ा हो जाएगा तो कुछ पर्पल नजर आता है, एब्जॉर्प्शन चेंज हो गया, और साइज बड़ा हो गया ब्लू आ गया, और ज्यादा साइज बड़ा हो गया तो ये गोल्डन कलर का नजर आना शुरू हो जाता है। तो यहां से रीजनिंग का क्वेश्चन आपको मिलेगा, कलर पर क्वेश्चन आ जाते हैं, टिंडल इफेक्ट पर क्वेश्चन आते हैं, और रीजन आपको बताना होगा। कोलाइडल पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी होती है ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मोमेंट। ये पार्टिकल क्या, दुनिया का कोई भी पार्टिकल एक जगह नहीं बैठता है, बिल्कुल जीरो मोशन किसी पार्टिकल के नहीं होते दुनिया में। किसी भी पार्टिकल के, चाहे वो गैसीय स्टेट का पार्टिकल है, चाहे वो सॉलिड का है, चाहे वो लिक्विड का है, मोशन जीरो नहीं होते। हाँ, सॉलिड स्टेट में इसलिए कह दो कि इसकी बाउंड्रीज बड़ी लिमिटेड होती हैं, ये अपने मेन स्टेट के इधर उधर मोशन करता है, बस वाइब्रेट करता है, ज्यादा दूर नहीं चल पाता। जब सॉलिड स्टेट को आप टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो तो ये वाइब्रेशन थोड़ा ज्यादा ज्यादा करने लगता है, दूर दूर निकल जाता है, और टेम्परेचर क्या, वाइब्रेशन और बढ़ा देगा, और ज्यादा टेम्परेचर एक लिमिट से ज्यादा बढ़ाने पर ये एटम या मॉलिक्यूल बिल्कुल फ्री हो जाता है, और इसके मोशन एक बाउंड्री में, एक दायरे में इसके मोशन बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, और ये चलना शुरू कर देता है अपनी बाउंड्रीज छोड़कर। जहां सॉलिड में ये बंधा हुआ था उससे बाहर आके ये चल जाता है, लिक्विड बन जाता है। आप और हीट करते हो, ये बिल्कुल आजाद होके गैसीय स्टेट में पहुंच जाएगा, मोशन करता रहेगा। ये जो मोशन होते हैं बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल परफेक्टली लीनियर मोशन ही होते हैं, बस सीधा चलेगा तो सीधा ही चलता रहेगा। ये मोशन अलग अलग तरह से, रैंडम मोशन, जिगजैग, ऐसे जहां सामने कुछ आ गया टकराए, फिर वापस आ गया, उससे टकराया फिर इधर आ गया, दो मॉलिक्यूल आपस में टकराए फिर इस साइड मूव कर गए। तो ये जिग जैग मोशन कर रहा होता है कोई भी जो कोलाइडल पार्टिकल हैं। और कोलाइडल पार्टिकल तो हम क्योंकि देख पाते हैं उनको, कोलाइडल पार्टिकल में जब हम माइक्रोस्कोप लगाते हैं, और अभी एक एग्जांपल मैंने किस टिंडल इफेक्ट का जो दिया, रोशनदान से जो पार्टिकल हमें दिखते हैं, अगर उनको भी आप बड़े ध्यान से देखते हो तो वो पार्टिकल हमें नजर भी आते हैं। कैसे नजर आते हैं वो पार्टिकल, मोशन करते हुए नजर आते हैं।
इस बीम के अंदर किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा, ये पार्टिकल घूमते रहते हैं ऐसे। ये जिगजैग मोशन को हम बोल रहे होते हैं कि ये ब्राउनियन मूवमेंट है, और हम एक स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप से, अच्छे किसी माइक्रोस्कोप से सॉल्यूशन के अंदर भी ये मूवमेंट को देख सकते हैं। कोई डेफिनेट पाथ नहीं होता कि बिल्कुल ये ऑसिलेशन ही कर रहे हैं या बिल्कुल ट्रांसलेटरी मोशन ही कर रहे हैं। बस ये रैंडम एक दूसरे से कोलाइडल पार्टिकल कोलाइड करते रहते हैं, टकराते रहते हैं, और रैंडम मोशन, ये जिगजैग मोशन करते रहते हैं। इसको हम बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। ये बिल्कुल पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होता है कोलाइडल पार्टिकल के केमिकल फॉर्मूला पर, बिहेवियर पर, नेचर पर। कोई सा भी कोलाइडल पार्टिकल है, ये उसके केमिकल बिहेवियर पर इंडिपेंडेंट होगा। यानी वो कौन सा मटेरियल है, कौन सा सब्सटेंस है, कौन सा एटम या मॉलिक्यूल आप ले रहे हो, इस पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन हाँ, कोलाइडल पार्टिकल का मोमेंट, मोशन इनके पार्टिकल के साइज पर एंड विस्कोसिटी पर तो डिपेंड करेगा ही। ये तो अंडरस्टूड है। आप सोच सकते हो कि विस्कोसिटी अगर ज्यादा है, विस्कस है कोई लिक्विड, तो इसमें पार्टिकल का मोशन कंपैरेटिवली कम होगा, धीरे धीरे चलेंगे ये पार्टिकल। और अगर विस्कोसिटी कम है, लिक्विड बहुत पतला है, वाटर के जैसा है या इथेनॉल जैसा है, तो उसमें पार्टिकल के मोशन बड़े तेजी के साथ होंगे। तो ब्राउनियन मूवमेंट किन किन बातों पर डिपेंड करता है? साइज पर, पार्टिकल की शेप पर, विस्कोसिटी पर। ब्राउनियन मोशन किन बातों पर डिपेंड नहीं करता? केमिकल नेचर पर, कंपाउंड कौन सा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। साइज अगर छोटा होगा पार्टिकल का, विस्कोसिटी अगर कम होगी, तो मोशन ज्यादा होगा। ये तो वैसे भी बात समझ आती है। डेंस वाटर होता है, अगर आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कहीं, जो सी वाटर है उसमें स्विमिंग करना, तैरना आसान होता है, क्योंकि सी वाटर की डेंसिटी नॉर्मल वाटर से ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है डेंसिटी? उसमें सॉल्ट घुले होते हैं, तो उसमें तैरना आसान होता है। विस्कोसिटी थोड़ी सी ज्यादा है, डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा है, तो इसलिए यहां पर ये पार्टिकल के बारे में भी हम यही बता सकते हैं। मोशन पर फर्क पड़ेगा। वेल, विस्कोसिटी एंड डेंसिटी में अंतर होता है, लेकिन फिर भी हम इसे रिलेट कर सकते। डेंसिटी ज्यादा होगी तो विस्कोसिटी ज्यादा होगी। जैसे ये ब्राउनियन मोशन को रैंडम हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अगर हम स्टेयर करते हैं किसी सिस्टम को, तो ब्राउनियन मूवमेंट बढ़ जाएगा। ब्राउनियन मोशन बढ़ जाता है अगर हम स्टेयर करते हैं। उसी रोशनदान वाली इस पर आते हैं एग्जाम्पल पर। कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा, देखा होगा, तो उन्हें बड़ी अच्छी तरह से बात समझ आ जाएगी। इवनिंग के टाइम कभी, या मॉर्निंग के टाइम 9 बजे 10 बजे, क्योंकि टिल्टेड होती है रेज सन की, उस टाइम कहीं रोशनी अगर बहुत छोटे से होल से, पिन होल से रूम के अंदर आ रही है, तो वो पार्टिकल मोशन करते नजर आते हैं। तो कभी इसमें एक फूक मार के देखो बड़ी तेजी से, तो ये बड़ी तेजी से मूव करना शुरू कर जाते हैं। स्टेयरिंग इफेक्ट ही है ये भी एक तरीके से। डिस्टर्ब हो जाता है, एक इनका जो इक्विलिब्रियम बना हुआ है मोशन का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे आप किसी लिक्विड में भी ये काम कर सकते हो, वो एक पर्टिकुलर मोशन हो रहा है, धीरे 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 ये मूव कर रहे हैं, लेकिन आप एक ग्लास रॉड लेके इसे बड़ी तेजी से हिला देते हो, तो बड़ी तेज मूव करना शुरू कर जाएंगे। तो एक इनका जो अपना इक्विलिब्रियम होता है, वो डिस्टर्ब कर जाता है।
अब धीरे धीरे क्या होता है, ये पार्टिकल सेटल होना शुरू कर जाते हैं। अगर हम इन मोशन को कम करते रहें आहिस्ता आहिस्ता किसी भी तरह से, चाहे टेम्परेचर इफेक्ट लें या स्टेयरिंग इफेक्ट लें, तो ये सेटल होना शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। जीरो नहीं होते कभी भी मोशन। सेटल होने का मतलब ये नहीं है कि मोशन जीरो हो गया है, सेटलमेंट। लेकिन ब्राउनियन मोशन कम होना शुरू हो गया। लेकिन अगर हम इसे स्टेयर कर दें तो स्टेयर करने पर दोबारा से क्या होगा, ये बड़ा तेज मूवमेंट करना शुरू कर देंगे। तो हम कभी भी जब स्टेयरिंग करते हैं तो ब्राउनियन मोशन कंपैरेटिवली फास्ट हो जाता है और वो फिर परमिट नहीं करता जो पार्टिकल्स हैं उनके सेटलमेंट को, यानी वो नीचे बैठते नहीं हैं। जैसे कोई वाटर का पॉन्ड है, उसमें मड पार्टिकल्स होते हैं। तो मड पार्टिकल बहुत धीरे धीरे, एक दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में नीचे सेटल हो जाते हैं सारे, और वाटर बिल्कुल क्लियर नजर आना शुरू हो जाता है। बड़े कम पार्टिकल्स उसमें सस्पेंडेड रहते हैं वाटर में। लेकिन हम उस पॉन्ड में कोई चीज बड़ी तेजी से स्टेयर कर दें, उसमें बड़ी तेजी से कोई व्हील घुमा दें, तो सारे डस्ट पार्टिकल दोबारा से ऊपर आ जाएंगे। और वो पार्टिकल अगर कोलाइडल साइज के रेंज के हैं तो एक कोलाइडल सोल्यूशन बन जाएगा। तो अगर हम स्टेयर करते रहें तो कोलाइडल सोल्यूशन मेंटेन रहेगा। और जो ये सॉल होते हैं, सॉल बोलते हैं हम इन्हें, कोलाइडल जो होते हैं, अगर सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स किसी लिक्विड में होते हैं तो सॉल बोले जाते हैं। तो जैसे जैसे अगर हम स्टेयर करते ही रहें तो ये सॉल बना रहेगा। लेकिन अगर हम स्टेयरिंग छोड़ दें, लंबे टाइम तक स्टेयरिंग छोड़ दें, तो ये फिर सेटल होना शुरू हो जाता है। तो ब्राउनियन मोशन के या मूवमेंट के ये इफेक्ट हैं। इसके बाद हम आते हैं पार्टिकल के चार्ज पर। ये ब्राउनियन मोशन जितने भी हैं, ब्राउनियन मोशन एक अलग बात है, पार्टिकल पर चार्ज होना एक अलग बात है। हाँ, एक दूसरे को इफेक्ट जरूर कर सकते हैं ये मूवमेंट। अगर दो पार्टिकल हैं कोलाइडल, एक कोलाइडल पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज है, एक कोलाइडल पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इनका मोशन भी इफेक्ट होगा। लेकिन अगर दोनों के दोनों कोलाइडल पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज हैं, तब इनको एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए। एक नेगेटिव है, दूसरा भी नेगेटिव है, तो ये इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, ये एक दूसरे से टकराएंगे। टकराने के बाद एकदम तेजी से दूर भागेंगे। जो ऊपर वाले हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये दूर नहीं भागेंगे एक दूसरे से। अगर ये अट्रैक्शन काफी ज्यादा है तो ये ज्वाइन होकर दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक बड़ा पार्टिकल भी बना सकते हैं और बड़ा बड़ा पार्टिकल भी क्रिएट कर सकते हैं। चार्ज का, पार्टिकल के चार्ज का मोशन पर भी इफेक्ट पड़ता है। साइज चेंज हो जाएगा तो मोशन भी चेंज हो जाएगा। अगर पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्जुगेट कर गए, दो पार्टिकल्स ज्वाइन कर गए, एक बड़ा पार्टिकल बन गया। बड़ा पार्टिकल बन जाने के बाद मोशन अब उसका चेंज हो जाएगा, तो सारी डेफिनेटली कलर भी चेंज होगा, क्योंकि पार्टिकल का साइज बदल गया। साइज बदल गया तो लाइट गिरेगी, तो एब्जॉर्प्शन अब अलग तरीके का होगा। तो सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं ये एक दूसरे के साथ। तो चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल, हम क्या बोलेंगे, कोई भी कोलाइडल पार्टिकल पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो सकता है, चांसेस हैं। जो कॉमन सॉल्व्स होते हैं, सॉल हम किसे बोल रहे हैं यहां, आप सोच सकते हो कि पार्टिकल, अगर सॉलिड पार्टिकल हम किसी ऐसे सॉल्वेंट में ले रहे हैं जो लिक्विड है और सॉलिड पार्टिकल इसमें सस्पेंडेड हैं, तो हम उसे सॉल बोल सकते हैं। जैसे एक तरीके से सोल्यूशन बोल दिया, लेकिन सोल्यूशन तो हम ट्रू के लिए बोलते हैं, जो ट्रू सोल्यूशन होता है। ये सॉल जो बोला जाता है कोलाइडल के लिए बोला जाता है, कोलाइडल ट्रू सोल्यूशन नहीं होते।
कुछ एग्जाम्पल्स जो पॉजिटिव सॉल्स के हैं, यानी जिनमें सस्पेंडेड पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज है, वो कौन से एग्जाम्पल्स हैं? और कुछ एग्जाम्पल जो नेगेटिव सॉल्स हैं, यानी जिनमें पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज आता है। हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड जैसे Al2O3। हाइड्रेटेड का मतलब इनके साथ वाटर कनेक्टेड है, XH2O लिया गया। XH2O है, ये X की वैल्यू कुछ हो सकती है, जैसे ये 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है। मेटल के ऑक्साइड कंसीडर किए हमने, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, आयरन का ऑक्साइड है, क्रोमियम का ऑक्साइड है, निकल का ऑक्साइड है। ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, बड़े पार्टिकल हैं ये, तभी कोलाइडल इन्होंने बनाया। CrO3 XH2O एक बड़ा पार्टिकल कैसे बना? क्रोमियम ऑक्साइड था, CrO3 था, साथ में क्या हुआ, वाटर के मॉलिक्यूल बहुत सारे इकट्ठे जुड़ गए इसके साथ। हाइड्रेटेड का मतलब वाटर ने इससे इंटरेक्शन करके इसके साथ क्लब कर गया, ये कंबाइन हो गया। वाटर मॉलिक्यूल जब इकट्ठे हो गए, जुड़ गए साथ ये, तो एक बड़ा पार्टिकल बन गया। ये बड़ा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होगा, किस तरह से होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे कि ये क्यों हो जाएगा। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हम एक्चुअल डेली लाइफ में भी एग्जाम्पल हम इसके ले सकते हैं। जो हीमोग्लोबिन होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, एनीमिया हो जाता है जिसकी कमी से, आयरन की कमी हो गई, एक लेमैन लैंग्वेज में बोल देते हैं कि आयरन की कमी हो गई है, तो हीमोग्लोबिन होता है, इनफैक्ट उसमें आयरन होता है, आयरन के पार्टिकल होता है। आयरन अलग अलग ग्लोबिन यानी प्रोटीन के साथ कनेक्टेड रहता है, हीम आयरन को कहते हैं। तो ये हीमोग्लोबिन एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कोलाइडल है पार्टिकल। ब्लड जो होता है परफेक्ट कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, और उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। इसी तरह से जो ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड है, और बहुत सारे डाइज होते हैं जो कलर करने में काम आते हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, स्टिक कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स हम इनके लिख सकते हैं। एग्जाम्पल पूछने में आ जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, थोड़ा सा पोर्शन कुछ याद करने का आता है इसमें। अब ये एग्जाम्पल आपको पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व के याद ही करने पड़ेंगे, और इंपॉर्टेंट है, जितना मैं ये करा रहा हूं इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट ही करा रहा हूं। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने सरफेस पर, और वो नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। मेटल ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड सॉल्ट्स हैं। और इसके अलावा मेटल के सल्फाइड कुछ आयंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एक्सेसिव सल्फर आयन एब्जॉर्ब कर लेते हैं सल्फाइड, जैसे कॉपर का सल्फाइड है या आर्सेनिक का सल्फाइड है। सल्फर नेगेटिव आयन एक्सेसिव एब्जॉर्ब कर लेता है अपने सरफेस पर। ये बोला जाएगा कि अब इस पूरे पर चार्ज नेगेटिव आ गया, पार्टिकल तक आर्सेनिक सल्फाइड As2S3, इसके सरफेस पर सल्फाइड आयन बाहर से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कुछ इस पूरे पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ऐसे पार्टिकल्स को, कोलाइडल को नेगेटिवली चार्ज सॉल्व बोला जाएगा। एग्जाम्पल्स आपको याद रखने पड़ेंगे इसके, जैसे स्टार्च होता है, ये स्टार्च इसका नेगेटिवली चार्ज सॉल्व का एग्जाम्पल है। जिलेटिन होता है, जो क्ले होता है हमारा, क्ले ये बिल्कुल वो जो मिट्टी होती है जिससे आपने बचपन में वो खिलौने भी बनाए होंगे, वो आजकल तो मार्केट में मिलती है, जैसे क्ले मिलती है बच्चों के लिए, वो अपनी अलग अलग शेप दे देते हैं। तो जो एक्चुअल क्ले होती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर उसे वाटर में डिसॉल्व कर लोगे तो कोलाइडल पार्टिकल जो है सस्पेंडेड रह जाते हैं, उसमें कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है। वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, इनफैक्ट एक दूसरे को दूर भगाते हैं सब। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के एग्जांपल हैं, मेटल हो गया हमारे पास, कॉपर, सिल्वर, सॉल,
और ये कैसे होते हैं नेगेटिव, मैंने अभी बता दिया, इलेक्ट्रॉन या आयन को एब्जॉर्ब करेंगे सरफेस पर। AS2 S3 के एग्जांपल्स हो गए। एसिड डाई स्टफ होते हैं कुछ। एसिड डाई स्टफ का मतलब ये हो गया कलर, जो किसी फैब्रिक पर कलर करना होता है, उनके अपने अपने बिहेवियर हैं। जो एसिडिक होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज सॉल्व होते हैं। इओसिन भी एक डाई ही होता है, कलर ही शो करता है, जैसे कॉन्गो रेड सॉल्यूशन, ये भी डाई का ही एग्जाम्पल है। और स्टार्च है, जैसे स्टार्च को अगर हम वाटर में, जैसे जिन लोगों को खाना बनाने में इंटरेस्ट है तो स्टार्च यूज होता है किचन में। एक वाटर लेकर के थोड़ा सा उसे डिसॉल्व करो, 1 स्पून, थोड़ा सा कम से कम 10 ml 20 ml वाटर में, उसे बहुत अच्छी तरह से शेक करो, फिर देखो परफेक्ट कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। आप अगर माइक्रोस्कोप रख करके देखोगे तो उसमें पार्टिकल मूवमेंट करते नजर आएंगे। आप अगर टिंडल इफेक्ट कराओगे तो टिंडल इफेक्ट शो होगा। जो सारी प्रॉपर्टीज हैं, और इसमें जब हम केमिकली, ये बात तो कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये बात तो जानना सिर्फ केमिकली पॉसिबल होता है। हम एक प्रोसेस पढ़ेंगे अभी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, उससे पता चल जाता है कि इनमें के पार्टिकल पर चार्ज कौन सा है। तो जो स्टार्च के पार्टिकल्स हैं उन पर चार्ज नेगेटिव होता है। गम है, जिलेटिन है, क्ले है, चारकोल है, ये सब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। किस लिए आएगा चार्ज, ये क्वेश्चन आता है कि इन पार्टिकल पर बहुत सारे कारण हैं, एक कारण नहीं है। इन कोलाइडल पार्टिकल पर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो सकते हैं, आयन एब्जॉर्ब हो सकते हैं, दो कोलाइडल पार्टिकल एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। तो ये सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से इन पर चार्ज क्रिएट होता है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर्ड बाय सॉल पार्टिकल्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रो डिस्पर्शन ऑफ मेटल, जब हम ये बना रहे होते हैं उस दौरान इलेक्ट्रो डिस्पर्शन करने पर कोलाइडल पार्टिकल पर कुछ इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर जाते हैं इसके सरफेस पर। ये पार्टिकल है कोलाइडल, जब बनता है तो बहुत सारे प्रोसेसेस में जिनमें बनता है वहां इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस पर या इस पूरे बल्क में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिससे इन पर चार्ज नेगेटिव आ जाता है। ये प्रोसेस है तो सिर्फ नेगेटिव चार्ज आ पाएगा, लेकिन पॉजिटिव नहीं आएगा। प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस, यानी एक पर्टिकुलर टाइप के आयन को ही एड्सॉर्ब कर पाए। भाई अगर जैसे कोलाइडल पार्टिकल कोई है, इसने सोडियम पॉजिटिव भी एब्जॉर्ब कर लिया, Cl नेगेटिव भी एब्जॉर्ब कर लिया, फिर तो इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा। सोडियम पॉजिटिव भी एब्जॉर्ब कर लिया इसने, Cl नेगेटिव भी एब्जॉर्ब कर लिया या एड्सॉर्ब कर लिया सरफेस पर, तो नेट चार्ज तो जीरो रहा इस पार्टिकल पर। लेकिन अगर प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन किया, इसका सरफेस कुछ ऐसा है कि किसी एक पार्टिकल के साथ ज्यादा इंटरेक्शन दिखा रहा है, दूसरे के साथ नहीं दिखा रहा है, तो मान लो इस पर सोडियम पॉजिटिव ही एड्सॉर्ब हो पाया सरफेस पर, तो 4 सोडियम पॉजिटिव अगर एड्सॉर्ब हो गए इसके सरफेस पर, यहाँ यहाँ इधर एंड इधर, तो इस पर चार्ज जो आना चाहिए वो पॉजिटिव चार्ज आ जाना चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर इसको बोलते हैं हम। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का मतलब एक लेयर पहले बन जाती है, यहां पर पहले से एक चार्ज था मौजूद, अब इसने क्या किया, दूसरे चार्जेस को बाहर से सरफेस पर एड्सॉर्ब कर लिया, तो डबल लेयर बन जाती है चार्ज की। जैसे सिल्वर आयोडाइड है, सिल्वर आयोडाइड पर आई नेगेटिव एड्सॉर्ब हो जाते हैं, तो पूरे सिल्वर आयोडाइड पर आई नेगेटिव अगर हम एड्सॉर्ब कराते हैं एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में हो पाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिल्वर आयोडाइड पर हमेशा आई नेगेटिव एड्सॉर्ब होगा, एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन में सिल्वर पॉजिटिव भी एड्सॉर्ब हो सकता है इसके सरफेस पर।
सिल्वर पॉजिटिव अगर एड्सॉर्ब होगा तो पार्टिकल पर जो चार्ज अपीयर होगा वो चार्ज अपीयर होगा पॉजिटिव। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बना, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बना। नोट कर लो इसको जल्दी से। तो आइदर पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। और एग्जांपल हम ले सकते हैं, ये एग्जांपल्स हैं कि क्यों क्यों किस किस तरह से हमारे पास सॉल्व पार्टिकल पर यानी कोलाइडल पार्टिकल जो सस्पेंडेड हैं उन पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैसे आ रहे हैं। एक और वे है, जब हम आयरन क्लोराइड लेते हैं FeCl3 और उसमें एक्सेस ऑफ हॉट वाटर ऐड कर देते हैं तो इसमें आयरन 3 पॉजिटिव आयंस एड्सॉर्ब हो जाते हैं आयरन के हाइड्रेटेड ऑक्साइड पर। अभी एक ये पॉजिटिव पार्टिकल का एग्जांपल लिखाया था, आयरन का ऑक्साइड है Fe2O3, ये हाइड्रेटेड है XH2O, बड़ा पार्टिकल था ये। इस बड़े पार्टिकल पर जब हम इसको हॉट वाटर में ऐड कर देते हैं तो आयरन 3 पॉजिटिव इसके सरफेस पर एड्सॉर्ब हो जाएंगे। आयरन 3 पॉजिटिव अगर एड्सॉर्ब हो गए तो ये पूरे पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया, जिसकी वजह से बोला जाएगा कि ये पार्टिकल चार्ज हो गया है। जब हम इसमें फेरिक क्लोराइड में NaOH ऐड करते हैं तो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हो जाते हैं। यही काम हम अगर फेरिक क्लोराइड में FeCl3 में करते हैं, NaOH डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट होने पर OH नेगेटिव इसके सरफेस पर एड्सॉर्ब हो जाते हैं। FeCl3 OH नेगेटिव सरफेस पर एड्सॉर्ब हुए, इस पार्टिकल पर चार्ज नेगेटिव आ गया। आगे चलकर अभी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस आएगी इसकी। हम इसको बोलते हैं, ये जो चार्ज अपीयर हुए हैं इनको हम बोलेंगे कि इसकी वजह से कोलाइडल पार्टिकल एक पर्टिकुलर चार्ज शो कर रहा है। रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा इसका, ये आयरन 3 पॉजिटिव एड्सॉर्ब हो गया Fe2O3 पर, पॉजिटिवली चार्ज। इसी तरह से फेरिक क्लोराइड पर या फेरिक के ऑक्साइड पर ही OH नेगेटिव एड्सॉर्ब हो जाएगा। फेरिक क्लोराइड पर या फेरिक ऑक्साइड पर OH नेगेटिव ऐड कर दिया तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब इसमें एक और ये काम की बात है कि एक डबल लेयर भी प्रोड्यूस हो सकती है। डबल लेयर क्या चीज होती है, जब हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल आ गया, यहां तो ये केमिकल कंपोजिशन दिखाया गया है लेकिन पार्टिकल तो ऐसा नजर आएगा। ये पार्टिकल Fe3 पॉजिटिव एड्सॉर्ब होने की वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, पार्टिकल के सरफेस पर ही एड्सॉर्ब होते हैं ये, तो सरफेस पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, एक पॉजिटिव नहीं रहेगा, बहुत सारे पॉजिटिव। बहुत बड़ा पार्टिकल होता है ये, एक आयन नहीं है छोटा सा जैसे सोडियम पॉजिटिव है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि कोलाइडल पार्टिकल एक एटम या आयन के कंपैरिजन में हजारों गुना ज्यादा बड़ा हो सकता है, लाखों गुना भी बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा अंतर होता है। इसके सामने तो ये फुटबॉल का मैदान से भी बड़ा है, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा। तो ये पॉजिटिव की लेयर एक क्रिएट हो गई। अब कोई दूसरा नेगेटिव पार्टिकल अगर छोटे पार्टिकल्स हैं, इससे अट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव से और चारों तरफ इसके एक और लेयर बना देंगे। एक पॉजिटिव की लेयर थी,
एक नेगेटिव की लेयर बन गई, तो इसको हम डबल लेयर बोलते हैं। सेकंड लेयर बन गई तो डबल लेयर बोली जाएगी। जैसे सिल्वर आयोडाइड का भी एग्जाम्पल थोड़ी देर पहले हमने लिया था, सिल्वर आयोडाइड पर आई नेगेटिव एड्सॉर्ब कराकर इस पूरे पार्टिकल पर हमने नेगेटिव चार्ज शो कर दिया था, यानी कोलाइडल पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज था। इस नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल पर अगर बाहर से कोई पॉजिटिव पार्टिकल जैसे सोडियम पॉजिटिव या पोटेशियम पॉजिटिव इसके सरफेस पर एड्सॉर्ब हो जाते हैं, ये तो रीजन तो यहाँ बिल्कुल ऑब्वियस है, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिव, ये तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में। तब हम इसको बोलेंगे कि एक सेकंड लेयर जनरेट हो गई है, सेकंड लेयर क्रिएट हो गई है। ऐसा ही किसी पॉजिटिव पर भी हो सकता है। अगर पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव पार्टिकल की लेयर आएगी। ये नेगेटिव पार्टिकल की लेयर किसकी हो सकती है? आई नेगेटिव की लेयर हो सकती है। यहाँ किसकी लेयर हो सकती है? सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, सिल्वर पॉजिटिव की लेयर एक और लगा सकते हो इस नेगेटिव पार्टिकल पर। पॉजिटिव पार्टिकल पर लेयर लगाओगे आप, ये बाहर जो लेयर है एक नेगेटिव लगा दी, नेगेटिव लेयर सेकंड लेयर कहलाएगी। नेगेटिव पर ये वाली पोटेशियम जो आपने कनेक्ट किया चारों तरफ, वो सेकंड लेयर कहलाई। थर्ड लेयर भी कनेक्ट हो सकती है, यूं तो आप इसको जोड़ते ही चले जाओ, लेकिन जो शुरू की जो लेयर्स होंगी वो काफी स्ट्रॉन्ग लेयर काउंट होती है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होने की वजह से, और ये एक तरीके से देखा जाए तो सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन का भी एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन का ही हो गया, क्योंकि जो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल है उसने इस नेगेटिव को ही एड्सॉर्ब किया, आई नेगेटिव को ही एड्सॉर्ब किया, किसी और पॉजिटिव को नहीं किया। तो इससे पार्टिकल का साइज बड़ा हो जाता है। साइज जहां चेंज हुआ उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। कौन सी प्रॉपर्टीज? टिंडल इफेक्ट मेनली, कलर, और इसके अलावा इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसका मूवमेंट, इसकी विस्कोसिटी, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी चेंज होना शुरू हो जाती हैं। हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे सामने लिखा गया। ये जो इलेक्ट्रिकल लेयर चारों तरफ इसके, एक जैसे हम बोलते हैं कि हमने कवर चढ़ा दिया इसके चारों तरफ, पॉजिटिव था ये, अब नेगेटिव का एक लेयर का कवर चढ़ा दिया पूरा एक। तो यहां कुछ इलेक्ट्रिकल ऐसा कुछ होता है कि चार्जेस की लेयर होने से कुछ नया होता है। तो इस इलेक्ट्रिकल डबल लेयर से कई नई चीजें निकल करके आती हैं, और इस डबल लेयर को बोलते हैं हम हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, और इसके काफी सारे कॉन्सिक्वेंस भी निकल करके आते हैं। ये बहुत रिजिड एंड फिक्स भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द चार्ज, और ये डिफ्यूज सी भी रह सकती है, थोड़ी सी लूज रह सकती है। जैसे हम किसी चीज पर, बॉल पर ही मान लो कवर चढ़ाते हैं, तो कवर बिल्कुल एक ये मान लो 1 सेंटीमीटर थिक मोटा कवर है, बिल्कुल टाइट कवर चारों तरफ चढ़ा दिया हमने। और एक सपोज करते हैं इस बॉल का बड़े साइज का कवर बन गया, तो थोड़ा सा लूज रहेगा ये। तो ये लेयर जो बनती है ये डिफ्यूज्ड लेयर भी हो सकती है, और ये बिल्कुल रिजिड फिक्स लेयर भी हो सकती है। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो जब ये डिफ्यूज्ड एंड फिक्स लेयर बनेगी तो इसके अपने अपने कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। सबसे पहले तो आप इसको कंसीडर करो कि फॉर्मेशन कैसे हुई डबल लेयर की। एक चार्ज पार्टिकल था, उसका अपोजिट चार्ज चारों तरफ आकर के उसने कोटिंग कर दी चार्ज की, एक डबल लेयर बन गई। ये डबल लेयर बहुत रिजिड एंड लूजली हेल्ड भी हो सकती है, डिफ्यूज्ड भी हो सकती है। दीज लेयर्स आर या तो फिक्स्ड एंड डिफ्यूज्ड।
अब ये काम की बात है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड एंड द डिफ्यूज लेयर ऑफ opposite charges is called electrokinetic potential और zeta potential। एक हमने लेयर बना दी, ये लेयर बिल्कुल रिजिड लेयर है, चारों तरफ फिक्स। एक ऐसा कवर चढ़ाया हमने कि बहुत बिल्कुल फिक्स हो गया, ये हिल नहीं रहे हैं चार्ज अपनी जगह पर। और बाहर एक थोड़ा सा लूज और कवर चढ़ाया, एक डबल लेयर की जगह ये थोड़ा लूज है। अगर ये लूज है तो ये अपनी जगह से मूव कर सकता है, हिल सकता है। बॉल ये इसके अंदर हिल सकती है, बॉल का रोटेशन इधर हो जाए, इसका रोटेशन इधर हो जाए, ये बिल्कुल पॉसिबल है। एक लेयर ऐसी थी जो बिल्कुल रिजिड थी, फिक्स थी। एक लेयर ऐसी थी जो थोड़ी डिफ्यूज थी, लूज लेयर थी। इस फिक्स लेयर, चार्ज की फिक्स लेयर के बीच में एंड डिफ्यूज लेयर के बीच में डेफिनेटली ये अपोजिट चार्जेस होंगे। अगर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव होना चाहिए, सेम चार्ज तो ये हो नहीं सकते। इनके बीच में कोई पोटेंशियल क्रिएट होगा इलेक्ट्रोकाइनेटिक मूवमेंट की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, चार्जेस की वजह से, मूवमेंट की वजह से कोई पोटेंशियल क्रिएट होगा। इसको नाम दे दिया जाता है। एक पार्टिकल पर डेफिनेटली ये बहुत ही थोड़ा होगा, लेकिन अगर ये पोटेंशियल हम 10 बिलियन पार्टिकल पर निकालेंगे तब तो उसका मैग्नीट्यूड ठीक ठाक हो जाएगा। तो अलग अलग पार्टिकल एक छोटे छोटे यूनिट सेल की तरह से बिहेव करना शुरू कर जाते हैं, जिसमें एक इंटरनल पोटेंशियल होता है अपना, जिसको हम बोल रहे होते हैं कि ये जीटा पोटेंशियल है। ठीक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरह से सोचो, जैसे आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, जब हम किसी मेटल की रॉड को उसी के सॉल्ट में डिप करके रखते हैं, जिंक को जिंक सल्फेट में डिप करके रख दिया, याद दिला रहा हूं अगर याद आ जाए आपको, Zn को ZnSO4 में डिप करके रख दिया। थोड़ी देर के बाद क्या होता है, इस रॉड पर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाता है, सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज। इनके बीच में जो ये डिफरेंस आया है चार्जेस का, इसी को तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और क्या चीज है, यही पोटेंशियल है। यहां थोड़ा सा अलग कहानी है, यहां हमने सोल्यूशन में डिप करके नहीं रखा, लेयर चढ़ गई, एक रिजिड लेयर थी पॉजिटिव की, बाहर चारों तरफ थोड़ी सी डिफ्यूज लेयर नेगेटिव की आ गई, या रिवर्स, लेयर नेगेटिव की थी, बाहर डिफ्यूज लेयर पॉजिटिव की आ गई। तो जब वो मूवमेंट करेंगे, उनके मूवमेंट की वजह से इस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच का जो अंतर है, एक पोटेंशियल जो क्रिएट हुआ है, एक कुछ इसमें जो मीन्स एनर्जी आई है, जिसकी वजह से पोटेंशियल क्रिएट होने का मतलब, वो पोटेंशियल बोला जाएगा इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जीटा पोटेंशियल, हम उसको नाम दे रहे होते। ठीक हो गई बात, ये समझ लग गई सबको अच्छी तरह से। फर्दर आगे बढ़ते हैं। जो सेम चार्ज के पार्टिकल्स होंगे डेफिनेटली वो रिपल्शन शो करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे ना। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, लेयर बनी हुई है, ये तो दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहां ये अट्रैक्टेड है, इन्हें रहना भी पड़ेगा, इसके पास लेयर बनी हुई है पूरे पर, और ये एड्सॉर्ब हो चुका है नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को दूर भगाएं। अब ये चार्जेस का एक बैलेंस है, अगर ये बैलेंस डिस्टर्ब हो गया किसी तरह से तो ये फिर बिखर जाएंगे, पॉजिटिव अलग निकल जाएगा। मान लो ये रिपल्शन एक्सीड कर गया इनका अट्रैक्शन के कंपैरिजन में, हम बाहर से कोई ऐसा डिस्टरबेंस ले आए अगर कि ये इतना एजिटेट करें जिससे ये पॉजिटिव चार्ज दूर हो जाए इस
दूसरे पॉजिटिव चार्ज से, या पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन इतना बढ़ जाए कि ये इसके अट्रैक्शन को ओवरकम कर जाए, तब ये दूर दूर चले जाएंगे और इनकी ये जो एक डबल लेयर बनी थी ये डिस्टर्ब हो जाएगी, और जो प्रॉपर्टीज, एक नई टाइप की प्रॉपर्टी सॉल्यूशन में आई थी, वो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी अब अलग हो जाएंगी। तो ये इनका बनना डबल लेयर का, इनका डिसोसिएट होना, ये कोलाइडल प्रॉपर्टीज को गवर्न करता है, इससे कोलाइडल प्रॉपर्टीज गवर्न हो जाती हैं। अब हम इसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस करेंगे। ये एक डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, और आपको पता होना चाहिए कि किसे कहा जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये वाली लाइन आपको क्लियर हो गई होगी। बिकॉज ऑफ द रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स having same charge prevent them from aggregating when they come closer to one another। बाहर एक चार्ज पार्टिकल है, दूसरा भी चार्ज, अगर ये पॉजिटिव चार्ज की लेयर पॉजिटिव की बनी हुई है ऊपर, दूसरे पर भी पॉजिटिव की लेयर बनी हुई है। अब जब ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो एग्रीगेट नहीं होंगे, एक दूसरे से चिपक करके बड़ा पार्टिकल नहीं बना पाएंगे। सॉल्यूशन में एक प्रॉपर्टी होती है कि वो एग्रीगेट कर सकते हैं, 2 या 3 या 4 या 1000 या 10,000 पार्टिकल एक दूसरे से जुड़कर बड़ा पार्टिकल बना सकते हैं। लेकिन ऐसा तब होता है जब वो चार्जेस सेम नहीं होते, अपोजिट चार्जेस होते हैं। ये पॉजिटिव पार्टिकल की लेयर चारों तरफ बनी हुई है, इसमें भी पॉजिटिव की लेयर बनी हुई है। जैसे ये इधर आएगा, एक दूसरे को ये दूर भगाएंगे, एग्रीगेट नहीं होंगे। एग्रीगेट नहीं होंगे तो सेटल नहीं होंगे नीचे, सेटल डाउन नहीं होंगे तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। यहां हम कोलाइडल सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट को अलग नाम देते हैं कुछ, लेकिन जो अभी तक आप प्रेसिपिटेट समझते आए हो कि नीचे सॉलिड जम जाता है, इकट्ठा हो जाता है, उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। थोड़ी देर के लिए सोच लो कि प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, वो सस्पेंडेड ही रहेंगे पार्टिकल। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में हमें इस टाइप की चीजें बनाने की जरूरत होती है, मेनली फूड इंडस्ट्री में। हम जो भी फूड इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें बनाते हैं वो स्टेबल रहे। आज जैसे कोई आइसक्रीम ही है सपोज करते हैं, अगर हम उसको रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, उसके पार्टिकल एग्रीगेट होकर के नीचे सेटल हो जाएं, तो सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। वो पार्टिकल सस्पेंडेड ही रहने। जो बहुत सारे जेल्स होते हैं, बहुत सारी जेलीज होती हैं, बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं, बहुत सारे लिक्विड होते हैं, खाने में यूज होते हैं। फूड इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंस है कोलाइडल पार्टिकल्स की। जैसे जैम ही है, जैसे हम सॉस ही लेते हैं, सॉस आपने रखा, थोड़े दिन के बाद नीचे सारा सेटल हो गया अलग, ऊपर वाटर की लेयर अलग हो गई, तो ये तो सब गड़बड़, आप वापस दे के आओगे उसको। वो स्टेबल रहता है, जैसा बना करके दिया गया, जो उसकी थिकनेस है, जो उसका टेक्सचर है, वो वैसा का वैसा ही मेंटेन्ड रहता है। उससे रिलेटेड है ये सारी बात। पॉजिटिव पॉजिटिव पार्टिकल है, एक दूसरे को रिपेल करते रहेंगे, सस्पेंडेड ही रहेंगे, नीचे इकट्ठा नहीं होंगे वो। लेकिन कई बार हम बाहर से कोई ऐसी चीज उसमें डाल देते हैं, टेम्परेचर का इफेक्ट, कई बार फ्रीजर में रखने पर, फ्रिज में रखने पर चीजें सेटल हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर देते हैं, पार्टिकल एग्रीगेट कर जाते हैं, बड़े पार्टिकल बन जाते हैं, जुड़ जाते हैं पार्टिकल्स, जिसकी वजह से क्या इंपैक्ट निकलेगा कि उनकी कोलाइडल प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो जाएगी, और सेटल डाउन होने की वजह से प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, जिसको यहां हम कोगुलेशन बोलेंगे। अभी एक टर्म आएगा आगे जिसको हम कोगुलेशन बोलते हैं। तो एक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस। ये बिल्कुल वही प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, अगर हम केमिकल एक बिहेवियर सोचते हैं। मैंने इलेक्ट्रोड लिए दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसको सॉल्यूशन में डिप कर दिया, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी इसमें,
बाहर से बैटरी से ये दो टर्मिनल मैंने जोड़ दिए। एक पार्टिकल नेगेटिव पार्टिकल है सॉल्यूशन के अंदर, एक पॉजिटिव पार्टिकल है। तब ये पॉजिटिव पार्टिकल मूव करना शुरू कर जाता है, मोबिलिटी शुरू हो जाती है। ये नेगेटिव पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ को रन करना शुरू कर जाता है। तो ये पार्टिकल अगर कोलाइडल पार्टिकल है, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो सकते हैं कोलाइडल पार्टिकल, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया, उसके ऊपर लेयर बन सकती है एक। अब ये अपना चार्ज नहीं है, एड्सॉर्प्शन की वजह से आया है चार्ज। तो ये पॉजिटिव अगर लेयर बनी हुई है तो ये किसी नेगेटिव की तरफ को रन कर सकता है। अब ये अंतर है, जो हम सोडियम पॉजिटिव लेते हैं, ये सोडियम पॉजिटिव था, है और रहेगा। ये ऐसा नहीं है कि कभी पॉजिटिव हो गया कभी नेगेटिव हो गया। लेकिन यहां तो लेयर चढ़ा रखी है हमने इसके ऊपर एक, इसके ऊपर अगर एक पॉजिटिव लेयर चढ़ा रखी है तो बाहर से मैं कुछ सब्सटेंस ऐड करता हूं तो हो सकता है एक और डबल लेयर इस पर आ जाए, नेगेटिव की लेयर आ जाए। जब नेगेटिव की लेयर आएगी इसी पार्टिकल पर तो ये पॉजिटिव की तरफ रन करेगा। लेकिन अगर ये मैं ऊपर वाला कवर उतार देता हूं नेगेटिव लेयर का, तो पॉजिटिव चार्ज की लेयर जो बनी हुई है अब वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ को रन करेगी। तो कोलाइडल पार्टिकल अपने चार्जेस चेंज कर सकते हैं। कोलाइडल पार्टिकल न्यूट्रल था, हमने कोई मटेरियल ऐड किया वो नेगेटिवली चार्ज हो गया, हमने दूसरा मटेरियल ऐड किया वही सेम कोलाइडल पार्टिकल अब पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस में कभी ये मूव करेगा ही नहीं किसी इलेक्ट्रोड पर, कभी ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा और कभी ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। तो कोलाइडल पार्टिकल का इलेक्ट्रोलिसिस नॉर्मल इलेक्ट्रोलिसिस से, अब जैसे सोडियम पॉजिटिव है, सोडियम पॉजिटिव तो सोडियम पॉजिटिव ही रहेगा नॉर्मल ट्रू सॉल्यूशन में, ये अपने आप को कभी किसी तरह से चेंज नहीं करता। कोलाइडल सॉल्यूशन में कोलाइडल पार्टिकल, एक ही पार्टिकल अपना चार्ज बार बार अलग अलग एनवायरनमेंट में चेंज कर सकते हैं। जब कोलाइडल पार्टिकल बाहर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने पर इलेक्ट्रोड्स को कोलाइडल पार्टिकल मूव करता है और ये कोलाइडल पार्टिकल का मूवमेंट सॉल्यूशन में होगा। डेफिनेटली सॉल्यूशन में कोलाइडल पार्टिकल चलेगा, पॉजिटिव अगर है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ दौड़ना शुरू कर देगा। इसी पर बाहर से हमने कुछ और ऐड कर दिया केमिकल, अब लेयर नेगेटिव हो गई, अब ये पॉजिटिव की जगह नेगेटिव बन गया, अब ये इधर मूव करना शुरू कर देगा। ये प्रोसेस कुछ डिफरेंट है इलेक्ट्रोलिसिस से, तो हम इसे इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस बोलते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब सोडियम क्लोराइड था, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में सोडियम पॉजिटिव Cl नेगेटिव अलग अलग हो गए, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, ये नेगेटिव की तरफ बढ़ गया। इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस में पार्टिकल था कोलाइडल पार्टिकल, न्यूट्रल था, कोई एक टाइप का हमने लेयर बना दी तो नेगेटिव लेयर बन गई तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ बढ़ा। ये सेम पार्टिकल कोई दूसरा मटेरियल मैंने ऐड करके सॉल्यूशन को पॉजिटिव लेयर बना दिया, सेम पार्टिकल पर अब चार्ज पॉजिटिव आ गया, अब ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ रन करेगा। अंतर तो है ही दोनों में, बिल्कुल क्लियर अंतर है। तो ये प्रोसेस को बोला जाएगा कि ये इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस है। द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल टुवर्ड्स आइदर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड under the influence of an electrical potential is called as electrophoresis। दोनों तरफ पॉजिटिव या नेगेटिव पर अगर ये रन कर रहा है कोलाइडल पार्टिकल, तब हम इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस बोलते हैं। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से सोच करके करना है। अभी मैं डायग्राम इसका बना देता हूं किस तरह से हम इसे कंसीडर करते हैं। तो जो इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस है उसका एक ये डायग्राम मैंने आपको बता दिया, डिस्कस कर दिया था मैंने पहले इसको।
और साथ में बता दिया एडवांटेजेस क्या होते हैं। एडवांटेज ये होते हैं हम चार्ज बता सकते हैं कि पार्टिकल पर चार्ज है, और ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पार्टिकल पर कौन सा चार्ज होता है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद इसको नोट कर लो आप। किसी पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज आ गए, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया। कोलाइडल पार्टिकल के साथ एक मेजर प्रॉब्लम क्या होती है कोलाइडल सॉल्यूशन के साथ, कि अगर हम उसे रख करके छोड़ देते हैं तो वो धीरे धीरे सेटल होना शुरू हो जाता है। ये मेजर प्रॉब्लम है। तो सेटल कब नहीं होगा ये, जब इनके ऊपर चार्ज एक कॉमन होगा, कॉमन चार्ज की लेयर आ गई। अब ये रिपेल करते रहेंगे, ये पार्टिकल साथ आके एग्रीगेट होने की कोशिश करेंगे, नीचे बैठने की, सेटल होने की कोशिश करेंगे, नहीं हो पाएगा ये सेटलमेंट। तो स्टेबिलिटी, कोलाइडल स्टेट की स्टेबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि उन पर चार्ज की लेयर कितनी सॉलिड है और लाइक चार्ज है या नहीं। अगर सारे पार्टिकल पर लाइक चार्ज है तब ये सेटल नहीं होंगे और कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाएगा। इसी बात का रिलेशन कोआगुलेशन से। तो हम देखते हैं कि कोआगुलेशन क्या होता है, किसको कहते हैं कोआगुलेशन। तो पहले तो एक ही सिंपल सी बात देखो, कोलाइडल पार्टिकल की स्टेबिलिटी किस बात पर डिपेंड करती है, इस बात पर डिपेंड करती है कि उस पर इलेक्ट्रिकल चार्ज एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं। अगर ये चार्ज बहुत ही कम है या नहीं है तो ये पार्टिकल एक दूसरे के साथ कंबाइन करके इकट्ठा होते चले जाते हैं। इकट्ठा होते चले जाएंगे तो क्या होगा, बड़ा पार्टिकल बनता जाएगा, एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे। सरफेस बड़ा है, सरफेस बड़ा है तो फोर्सेस ज्यादा हैं, एग्रीगेट करते चले जाते हैं, एग्रीगेट करते चले जाएंगे तो बड़ा पार्टिकल बन जाएगा, या तो नीचे सेटल हो जाएंगे या सस्पेंशन बन जाएगा। और इस नीचे सेटल होने की प्रोसेस को, ये जो नीचे बड़ा पार्टिकल बनकर एक, दो या तीन या चार, कई सारे मिलकर जब ये बड़ा पार्टिकल बना देते हैं। कोलाइडल पार्टिकल थे, इनकी तो एक रेंज है साइज की, उससे बाहर ऊपर नीचे, ना तो ऊपर होना चाहिए ना नीचे। उससे अगर ऊपर हो जाएगा साइज तो ये नीचे सेटल हो जाएंगे, बैठ जाएगा एक जगह। जैसे हम बोलते हैं कि सेडिमेंटेशन हो गया। एक आपको किसी बर्तन में, ग्लास में, जिसमें आर पार दिख रहा हो, थोड़ा सा अगर क्ले को बड़ी अच्छी तरह से डिसॉल्व कर देते हो, उसे रख देते हो, तो उसमें काफी हद तक कोलाइडल पार्टिकल की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। आप उसे रख करके छोड़ दो, 2-4 घंटे 6 घंटे छोड़ दोगे तो सारे नीचे सेटल हो जाएंगे, तो हम बोलेंगे सेडिमेंटेशन हो गया। और साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाएगा कोगुलेशन हो गया, अगर कोलाइडल पार्टिकल की रेंज है तब। ये कोगुलेशन कब नहीं होगा, जब पार्टिकल पर साइज एंड चार्ज, अगर हम चेक करते हैं, चार्ज बिल्कुल सेम होंगे और रिजिड एक लेयर बनी होगी और कंसिडरेबली पॉजिटिव चार्ज होंगे या दोनों पर नेगेटिव चार्ज होंगे पार्टिकल पर, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ एग्रीगेट नहीं होंगे। एग्रीगेट नहीं होंगे तो बड़ा पार्टिकल नहीं बनेगा, बड़ा पार्टिकल नहीं बनेगा तो कोगुलेशन, यानी ये सस्पेंडेड ही रहेंगे। अब ये पार्टिकल्स जो हैं सॉल्यूशन में ही रहेंगे और ये कोलाइडल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेंगे। तो कोगुलेशन प्रोसेस जो है वो चार्जेस पर डिपेंड करता है, जो चार्ज हम उस पर ले रहे हैं। इफ चार्ज इज लोअर टू ए सर्टेन क्रिटिकल वैल्यू, बहुत कम चार्ज है या है ही नहीं, बिल्कुल पूरी तरह से न्यूट्रल है,
तो ये क्या करेगा, बड़ा पार्टिकल बनाना शुरू हो जाएगा और सस्पेंशन रेंज में पहुंच जाएगा, यानी सस्पेंड कर जाएंगे, पार्टिकल बहुत ज्यादा बड़े बन जाएंगे। और जब ये पार्टिकल काफी बड़े एग्रीगेट करके बन जाते हैं, तब हम इस प्रोसेस को बनने की बोलते हैं कि कोगुलेशन है। कोलाइडल सॉल्यूशन का कोऑगुलेशन हो गया है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, अभी मैं आपको बता रहा था कि जो ब्लड होता है हमारा, ये ब्लड कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडेड फॉर्म में ही रहता है, इसमें प्रेसिपिटेशन नहीं होना चाहिए, गड़बड़ हो जाएगी, प्रेसिपिटेशन हो गया तो जमना नहीं चाहिए। ये अंदर जब ये वेन्स में दौड़ रहा है ब्लड, तब इसमें कोगुलेशन नहीं होना चाहिए। अगर कोगुलेशन हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कोलाइडल है, बहुत एक बैलेंस्ड इक्विलिब्रियम रहता है ब्लड के अंदर, और ये एक पर्टिकुलर विस्कोसिटी के साथ मेंटेन्ड रहता है। अगर बाहर से कोई चीज ऐसी इसमें इंजेक्ट कर देते हो या कुछ कि कोगुलेशन हो जाए, तो एकदम से क्लॉट, आपने वर्ड सुना होगा कि क्लॉट बन गया। क्लॉट बनने का क्या मतलब है, ब्लड जम गया। जम गया का क्या मतलब है, साइंटिफिक भाषा में हम उसे क्या बोलेंगे, कोगुलेशन हो गया ब्लड का। ये कहीं ना कहीं जरूरी भी होता है, जैसे कहीं हमारे स्किन पे कट लग गया है तो अब ब्लड बाहर आना शुरू हो जाएगा। अगर अब ये नहीं जमे तो गड़बड़ हो जाएगी, अब ये तो निकलता ही रहेगा फिर। अब हम उसके लिए क्या करते हैं, जो बाहर से कोई चीज ऐसी लगा देते हैं, जैसे एल्यूमिनियम के कुछ सॉल्ट्स होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ये जो कॉमन एक कुछ मटेरियल होते हैं सॉल्ट्स, अगर हम उनको उस जगह पर जहां कट लगा है रख दें तो ब्लड एकदम से कोगुलेट कर जाता है। कोगुलेट करने का मतलब है सॉलिडिफाई हो जाता है, और ये एक नेचुरल प्रोसेस भी है। आपने कहीं जनरल नॉलेज में भी पढ़ा होगा, छोटे क्लास में भी पढ़ा होगा, विटामिन के जो होता है वो ब्लड को जमने में मदद करता है। जैसे ये एयर के कांटेक्ट में आता है तो कोगुलेट होना शुरू हो जाता है, लेकिन जब ये अंदर फ्लो कर रहा है ब्लड, तब कोगुलेशन नहीं होना चाहिए। तो इन चीजों की बड़ी इंपॉर्टेंस भी है। ऐसे जैसे मैं अभी बता रहा था, केमिकल सिस्टम में भी इस बात की बड़ी इंपॉर्टेंस है कि कोई केमिकल कितना जल्दी कोगुलेट होता है और कितना देर से कोगुलेट होता है। फूड मटेरियल में बहुत सारी चीजें कोगुलेट नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो खराब हो जाती है, अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज को वो छोड़ देती है। कोगुलेशन को रोकने के लिए हम कुछ स्टेबलाइजर, लिखा देखा होगा आपने कभी, जो फूड मटेरियल होते हैं उस पर लिखा होता है स्टेबलाइजर। तो उसके कई सारे मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग ये भी होता है कि हम, अगर वो लिक्विड है और उसमें हमने स्टेबलाइजर ऐड कर रखा है, तो हो सकता है स्टेबलाइजर का मतलब हमने कोई मटेरियल ऐसा उसमें ऐड कर रखा हो कि वो कोगुलेशन प्रोसेस ना होने दे रहा हो। तो ये मैंने आपको कोगुलेशन समझाया। द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ कोलाइडल स्टेट टू सस्पेंशन स्टेट, यानी पार्टिकल जब एग्रीगेट होकर, इकट्ठा होकर, चिपक कर बड़े बड़े पार्टिकल बना देते हैं और विजिबल पार्टिकल नजर आना शुरू हो जाते हैं, सस्पेंशन स्टेट बन जाती है, इसको बोलते हैं हम कोलाइडल सॉल्यूशन। सस्पेंशन कई बार हम बनाते भी हैं, बनाना भी पड़ता है हमें सस्पेंशन, यानी एक स्टेट हम ऐसी ले आए कि सस्पेंशन बन जाए। इट मीन्स दैट destabilization of salts may also be made by artificial means, यानी हम इस कोलाइडल सॉल्यूशन का बाहर से कोई मटेरियल ऐड करके डिस्टेबलाइजेशन कर सकते हैं। ये डिस्टेबलाइजेशन में जब सस्पेंशन बन जाता है तो ये प्रोसेस ही कोगुलेशन प्रोसेस कहलाता है।
अब इसमें अलग अलग टाइप के जो सस्पेंशन हैं वो होते हैं और अलग अलग टाइप से हम इनकी स्टेबिलिटी को कंसीडर कर सकते हैं। पहले इसको नोट कर लो आप, फिर मैं बताता हूं। तो मैं यहां इसमें बताना क्या चाह रहा हूं, मेन बात यह है कि लियोफोबिक सॉल्ट्स का या कोलाइडल सॉल्यूशन का कोगुलेशन करने के तरीके क्या हैं। तरीका नंबर 1 है कि हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कर दें। अगर उसका इलेक्ट्रोफोरेसिस करने पर क्या होगा, किसी एक इलेक्ट्रोड पर जाकर के डिपॉजिट होते चले जाएंगे तो एग्रीगेट कर जाएंगे, तो ये कोगुलेशन ही तो है। दूसरा तरीका क्या है, नंबर 2, हम दो ऑपोजिटली चार्ज सॉल को या कोलाइड को इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स कर दें। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल अलग अलग कोलाइड थे, ये अलग स्टेबल था, ये अलग स्टेबल था। जब हमने इन दोनों को मिक्स किया, मिक्स करने पर ये क्या होगा, कोलाइडल इसका ब्रेक होकर कोगुलेशन हो जाएगा, एक दूसरे के साथ ये स्टिक कर जाएंगे पार्टिकल्स, और इस प्रोसेस को हम कोगुलेशन बोलेंगे। वही हम जानना चाह रहे हैं कि कोगुलेशन कब होगा। एग्जाम्पल, इसका एक्चुअल एग्जाम्पल देख सकते हो आप, जो भी पीछे एग्जाम्पल लिखे थे, एक पॉजिटिव वाला ले लो, उसमें से एक नेगेटिव वाला ले लो और उन दोनों को आपस में मिक्स कर दो। अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन को बॉयल कर दें तो भी कोगुलेशन हो जाता है। अगर बॉयल कर देंगे कोलाइडल सॉल्यूशन को तो भी कोगुलेशन हो जाएगा। इसके अलावा हम डायलिसिस कर देते हैं, अगर एक पर्टिकुलर टाइप की मेम्ब्रेन होती है स्पेशल, हम दो इलेक्ट्रोड को आपस में इलेक्ट्रिसिटी जब इससे पास करते हैं तो इस मेम्ब्रेन से एक टाइप के पार्टिकल ही ट्रेवल करके दूसरी तरफ निकल सकते हैं। इसको हम बोलते हैं डायलिसिस। तो अगर हम रेगुलरली डायलिसिस करते ही रहें, डायलिसिस करने पर कोगुलेशन प्रोसेस हो जाता है। यहां से जहां पर कोलाइडल सॉल्यूशन है वहां से सॉल्वेंट पार्टिकल या कोई आयन या कोई और इनके कंपोनेंट दूसरी तरफ ट्रेवल करते चले जाते हैं, ट्रेवल करते चले जाते हैं इसके नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज की वजह से। ये एक फिल्टर लगा हुआ है बीच में, सेलेक्टिव पार्टिकल ही दूसरी तरफ जा सकते हैं, तभी हम इसे डायलिसिस बोलते हैं। तब हम इसको बोलेंगे कि एक लिमिट ऐसी आएगी कि ये कोलाइडल सॉल्यूशन अनस्टेबल हो जाएगा और अनस्टेबल होकर के कोगुलेट हो जाएगा। आपको तो बस हेडिंग हेडिंग से मतलब है, मतलब लिखने के लिए अगर इतना कर लोगे तो इन एग्जाम के लिए तो इतना ही काफी रहेगा कि कोगुलेशन प्रोसेस डायलिसिस से हो जाता है। और हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट अगर बाहर से कोई ऐड कर देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने पर क्या होगा, बाहर से हमने NaCl ऐड कर दिया तो बहुत सारे आयंस न्यूट्रल हो जाते हैं। न्यूट्रल होने की वजह से फिर कोगुलेट कर जाते हैं। जब किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में बाहर से कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब कैटायन एंड एनायन, तो उसकी स्टेबिलिटी कोलाइडल सॉल्यूशन की डिस्टर्ब हो जाती है। स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होने के बाद वो सेटल डाउन हो जाता है, कोलाइडल पार्टिकल एग्रीगेट करना शुरू कर जाते हैं, सस्पेंशन बन जाता है, कोगुलेशन शुरू हो जाता है। कोगुलेशन शुरू करने का एक तरीका ये भी है।